हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के टैक्सोनॉमी पेपर का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि पराग स्त्री केसर अंतरक्रिया। अब क्या मतलब है इस टॉपिक का, या इससे अपन क्या मतलब समझते हैं। अपन देखते हैं कि इससे पहले के वीडियो में अपन ने बताया था परागण क्रिया के बारे में, पॉलिनेशन क्रिया के बारे में, यानी पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी पौधे के पुष्पकर या पुष्प की जो स्त्री केसर है, यानी जो पिस्टिल है, उसकी वर्तिकाग्र पर किसी और पुष्प के या उसके स्वयं के पुष्प के परागकण यानी नर पार्ट का पहुंचना, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन या परागण बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि प्रकृति के अंदर ये सारी क्रिया जो है वो किसी न किसी फैक्टर के द्वारा होती है, चाहे वो एबायोटिक फैक्टर हो चाहे बायोटिक फैक्टर हो, जिसका अपन पहले वर्णन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जैसे वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है यह प्रक्रिया, या कोई बायोलॉजिकल फैक्टर की द्वारा, जैसे पक्षियों के द्वारा, कीटों के द्वारा, या चमगादड़ के द्वारा, या घोंघों के द्वारा, या दूसरे जंतुओं के द्वारा, किसी भी फैक्टर के द्वारा अगर पराग कण जो है पोलन ग्रेन स्त्री केसर तक पहुंचता है स्टिग्मा पर, तो उसको अपन पॉलिनेशन बोलेंगे। अब अपन देखते हैं कि चूंकि ये सब संयोगवश हो रहा है प्रकृति के अंदर, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आवश्यक नहीं है कि गुलाब के पौधे पर गुलाब के ही परागकण पहुंचेंगे या भिंडी के पौधे पर भिंडी के ही परागकण पहुंचेंगे, क्योंकि वायु, जैसे अगर एबायोटिक फैक्टर की बात करें या कोई इंसेक्ट की बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर की, वो केवल संयोगवश किसी एक, जैसे गुलाब के पौधे पर गए, वहाँ पे उन्होंने नेक्टर चूसा और फिर दूसरे गुलाब के पौधे पर जाएंगे, तो संयोगवश उसके परागकण पहुँच सकते हैं। इंटेंसली ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि प्रकृति के अंदर एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के पौधों के ऊपर भी क्या पहुंच जाते हैं, परागकण पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन परागकणों का उसके ऊपर अंकुरित होना संभव नहीं है। जैसे मान लो भिंडी के पौधे के ऊपर गुलाब के परागकण पहुंच गए, तो प्राकृतिक रूप से ऐसा संभव नहीं है कि इसके परागकण जो हैं वो भिंडी के पौधे पर अंकुरित हो जाएंगे, उसमें से नाल निकलेगी और फर्टिलाइजेशन कर देगा। ऐसा संभव नहीं होता है। तो ऐसा संभव क्यों नहीं होता है, इसके पीछे एक लॉजिक है, यानी इसके पीछे अपन देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होती है जो अपनी ही प्रजाति के परागकणों को पहचानने में सहायक होती है। तो इस प्रकार के जो इंटरेक्शन होगा उसको तो अपन बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक, यानी कि अंतर प्रजातीय, दो प्रजातियों के बीच में। और इसका जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है या इसका जो प्रक्रिया है वो एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पर उपस्थित जो लोकस है, उन लोकस के अंदर उपस्थित एलील के द्वारा ये प्रक्रिया होती है। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसी तरह से अपन देखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। अब इंट्रा स्पेसिफिक यानी अंतः प्रजातीय, उसमें भी अपन देखते हैं कि जैसे प्रकृति के अंदर किसी जाति की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उसमें वेरिएशन या विभिन्नताओं का होना आवश्यक है। और विभिन्नताएं कब होगी, जब डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल उसके पास में आएगा। यानी कि अगर अपन देखें कि अगर एक फ्लावर हर्मेफ्रोडाइट है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो संभावना तो क्या है कि उसके अंदर चूंकि पोलन ग्रेन उसी पुष्प के अंदर बन रहे हैं, तो काफ़ी संभावना हो जाती है कि उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन प्रकृति में अधिकांश पादपों में अपन देखते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बावजूद इसके कि उसके अंदर क्या मौजूद है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद है। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर लेवल पर वो स्वयं के परागकणों को ही रिजेक्ट कर देता है। वर्तिकाग्र जो है वो स्वयं के परागकणों को रिजेक्ट कर देता है, उसके ऊपर या तो अंकुरित ही नहीं होंगे, अगर अंकुरित हो भी जाए तो किसी न किसी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म से उसका जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो जीवित नहीं रहता है। ये क्यों होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हो, वेरिएशंस आए, विभिन्नताएं आए और इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं हो। तो ये सब पार्ट तो किसका है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का। और इसको अपन बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी स्वयं का जो परागकण है उसको रिजेक्ट कर देना या उसको अंकुरित नहीं होने देना। पूर्णतया सक्षम होने के बावजूद
तो इसको अपन बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये टॉपिक एक सेपरेट टॉपिक है जिसको अपन एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है। आज अपन जो वीडियो पढ़ रहे हैं या जो लेक्चर पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या है कि कैसे एक पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होता है, उनका इंटरेक्शन क्या है, अगर वो कंपैटिबल है या नॉन कंपैटिबल है, डिपेंड करता है किसके ऊपर। यहाँ कंपैटिबल का मतलब क्या हो गया कि उसी प्रजाति का क्या होना चाहिए, परागकण होना चाहिए, वो उसके ऊपर क्या हो सकता है, अंकुरित हो सकता है। इस तरह से अगर नॉन कंपैटिबल का मतलब क्या हो गया कि दूसरी प्रजाति का परागकण है जो उसके ऊपर अंकुरित नहीं होगा। लेकिन अभी अपन ने एक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का वर्ड भी लिया है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर भी कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल हो सकते हैं, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है। आज अपन पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे इसके ऊपर अंकुरित होता है ना। उससे पहले अपन देखते हैं कि एक रिकॉल कर लेते हैं अपन कि अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या है और स्त्री केसर यानी पिस्टिल की स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि इसको समझे बिना हम दोनों का इंटरेक्शन को नहीं समझ सकते, दोनों के बीच के अंतर क्रिया को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पोलन ग्रेन की। बेसिक से शुरुआत करता हूं फिर से ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। जब अपन बात कर रहे हैं एक पुष्प की, तो पुष्प के अंदर अपन ने क्या देखा था कि 4 पार्ट होते हैं। जैसे ये पुष्पासन है, इसके ऊपर सबसे पहला जो चक्र होता है वो कौन सा होता है, बाह्यदल चक्र, ठीक है। इसके बाद में जो चक्र होता है वो कौन सा होता है, दल चक्र। उसके बाद में अपन देखते हैं कि एंड्रोशियम, ठीक है। और सबसे अंदर का चक्र जो होता है वो क्या होता है, गाइनोशियम होता है। क्लियर है। तो इसमें जो एंड्रोशियम वाला पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और इस पुंकेसर के अंदर भी अपन देखते हैं 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पूतंतु यानी फिलामेंट, परागकोश यानी एंथर सैक, और इन जगह से जिस जगह से जुड़े रहते हैं उसको अपन बोलते हैं योजी या कनेक्टिव। और इस परागकोश के अंदर ही किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। अब अपन देखते हैं कि परागकण जो है वो अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। अपन पूरा सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं, इसलिए डिटेल में उसमें अपन पढ़ सकते हैं। तो ये जो परागकण है ये अपने आप में चूंकि अर्धसूत्री विभाजन से बना है, इसलिए स्वयं कैसा होता है, ये हैप्लॉइड। और यहाँ अपन इसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद। परागकण स्वयं अपने आप में क्या है, नर युग्मकोद्भिद, ठीक है। और इस नर युग्मकोद्भिद का यानी ये नर युग्मकोद्भिद जो है मेल गैमेटोफाइट, यही पॉलिनेशन क्रिया के द्वारा किसके ऊपर पहुंचता है, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचता है। और अपन देखते हैं कि अलग अलग पातों में ये किस स्टेज में, किसी में 2 सेल स्टेज में पहुंचता है, किसी में इसके अंदर न्यूक्लियाई बन चुके होते हैं, मेल न्यूक्लियाई, या किसी में देखते हैं कि स्टिग्मा के ऊपर जाकर इसमें क्या होता है, मेल न्यूक्लियाई बनते हैं। अब यहाँ अपन देखते हैं कि इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर देखें, यानी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखें, तो इसके ऊपर जो इंटरेक्शन के लिए यानी पिस्टल इंटरेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इसकी वॉल यानी इसकी भित्ति, जिसको अपन बोलते हैं पोलन वॉल। क्यों? क्योंकि इसी वॉल के अंदर या इस भित्ति के अंदर ही वो सारे कंपाउंड होते हैं, वो सारे यौगिक होते हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि कुछ प्रकार के एंजाइम हैं, कुछ प्रकार की शर्कराएं हैं, कुछ प्रकार के प्रोटीन्स हैं। वो प्रोटीन, शर्कराएं और लिपिड इसी वॉल के अंदर मौजूद होती है, जो इसको अपनी ही प्रजाति के स्टिग्मा के ऊपर या पुष्प के ऊपर अंकुरित होने में मदद करती है, यानी इसको कंपैटिबल बनाती है, ठीक है ना। तो अपन इसकी बात करते हैं, इसके वॉल की बात करते हैं। अब इसकी वॉल को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, इंटाइन और एक्साइन, यानी बाह्य भित्ति और आंतरिक भित्ति, या इसको अपन बाह्य चोल और आंतरिक चोल कह सकते हैं। नाउ इसकी जो एक्साइन है वो भी अपने आप में काफ़ी डिफ्रेंशिएट होती है, जिसको अपन फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन। और एक्ट एक्साइन है वो अपने आप में 3 भागों में बटी होती है। तो यहाँ अपन इसको एक डिटेल में दिखा रखा अपन ने इसका छोटा सा पोर्शन, कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है एक्ट एक्साइन का उसको अपन बोलते हैं टेक्टम। जो छड़ आकार संरचना है, बीच बीच में छड़ आकार संरचनाएं होती है, रॉड शेप स्ट्रक्चर, इस रॉड शेप स्ट्रक्चर को, ये तो पूरी स्ट्रक्चर हो गई टेक्टम ऊपर वाला, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है।
तो इन रॉड शेप स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, बैकुलम बोलते हैं, और नीचे की जो लेयर है इसको अपन फुट बोलते हैं, और इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, एक्ट एक्साइन बोलते हैं। इसके अंदर की तरफ एक क्या है, एंड एक्साइन, जो कि स्मूथ वॉल होती है, और उसके अंदर की तरफ क्या मौजूद होती है, इंटाइन या आंतरिक चूल। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इसकी एक्ट एक्साइन होती है, ये पूरे की पूरी एक्साइन जो है, यानी कि जिसमें एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन दोनों मौजूद है, ये एक्साइन या बाह्य परत जो है वो परत किससे बनती है, इसकी पराग कोश भित्ति, जिसमें पराग कोश था, जिसमें ये बना था, पराग कोश भित्ति जो थी, उसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, टेपिटम होती है। अपन पूरी स्ट्रक्चर इसकी बता चुके हैं। तो जो टेपिटम लेयर होती है, उस टेपिटम लेयर से इसकी बाह्य परत का निर्माण होता है, यानी स्पोरोफिटिक टिश्यू से। किसके स्पोरोफिटिक, मात्र पादप के बीजाणुद्भिद उत्तक से इस बाह्य भित्ति का निर्माण होता है, और इसके अंदर अपन देखते हैं कि कई सारे कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, इसके जो बाहर की जो परत होती है उसमें अपन देखते हैं कि कंपाउंड, उसको अपन वो बोलते हैं स्पोरोपोलिन बोलते हैं, और स्पोरोपोलिन जो है वो कैरोटिनॉइड्स और ईस्टर यौगिक का बहुलक होता है, कैरोटिनॉइड्स और ईस्टर यौगिक का, और साथ में इसके अंदर पेक्टोसेलुलोज भी उपस्थित होता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसके अंदर कुछ मात्रा में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीनीय पदार्थ भी पाए जाते हैं। और जो आंतरिक परत होती है इंटाइन, वो किससे बनती है, पोलन ग्रेन के स्वयं के जीव द्रव्य से, प्रोटोप्लास्ट से इसकी आंतरिक परत का निर्माण होता है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो इसकी आंतरिक परत है वो तो गैमेटोफिटिक टिश्यू से, यानी युग्मकोद्भिद उत्तक से बन रही है, और जो इसकी बाह्य भित्ति है वो भित्ति किससे बन रही है, परागकोश की टेपिटम से, यानी कि वो कैसी हो गई, स्पोरोफिटिक हो गई, बीजाणुद्भिद प्रकार की हो गई। ठीक है। आंतरिक परत में फिर से अपन देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन का निर्माण होता है। अब जो बाहरी परत के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, जो स्पोरोफिटिक टिश्यू से बने हैं, उन प्रोटीन के अंदर अपन देखते हैं कि ये प्रोटीन इस बैकुलम के बीच बीच में जो जगह है, ये जो खाली चैम्बर जैसी जगह बनती है, इन जगह में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं ये प्रोटीनीय पदार्थ। साथ में इन प्रोटीनीय पदार्थ के अंदर साथ में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है। अब ये जो एंजाइम्स और प्रोटीनीय पदार्थ हैं, ये इंटरेक्शन करते हैं किस समय, जब ये स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। अभी अपन इस क्रिया को भी बताएंगे। नाउ जो ये इसकी बाह्य परत है, अभी अपन ने बताया तीनों परतों में बटी हुई है, इसमें प्रोटीनीय पदार्थ, कैरोटिनॉइड्स और ईस्टर यौगिकों के साथ साथ में अपन देखते हैं कि कुछ मात्रा में इसमें लिपिड भी मौजूद होता है, जो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है। और इस लिपिडीय परत को जो इसके साथ में मौजूद होती है बाहरी परत के अंदर, इसको अपन बोलते हैं पोलन किट। इसको क्या बोलते हैं अपन, पोलन किट। और पोलन किट की वजह से ही ये पराग कण जो है या पोलन ग्रेन वो चिपचिपे प्रकार के होते हैं, जो इसको स्टिग्मा पर चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। ये एक तेलीय परत होती है, अपन कह सकते हैं ऑयली लेयर होती है इसकी तरह, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोलन किट बोलते हैं। और इसी कारण से ये जो इंसेक्ट्स हैं या जो दूसरे जीव हैं जिनकी सहायता से ये क्या करता है, पॉलिनेशन प्रक्रिया होती है, उसके शरीर पर चिपकने में सहायता मिलती है इस पोलन किट की वजह से ही। अपन देखते हैं इसके अंदर क्या होती है, दूसरे जीवों पर चिपकने की सहायता प्रदान करता है ये जो पोलन किट है। देन ये जो आंतरिक परत है, जिस परत में अपन ने कहा कि पॉलीसेकेराइड्स और दूसरे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, और इन सब का सम्मिलित रूप, यानी कि बाह्य परत के प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स और आंतरिक परत के प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स, यही इंटरेक्शन करते हैं किससे, जो स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, उसके ऊपर जाकर, और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। आणविक स्तर पर जीन्स जो हैं वो जीन्स इनको पहचानने में सहायता करती है। तो वो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है जिसको अपन सेपरेट वीडियो में बताएंगे। नाउ ये तो स्ट्रक्चर हो गई किसकी, अपने पोलन ग्रेन की, यानी मेल पार्ट की। तो क्या अपन पढ़ रहे हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो पोलन की स्ट्रक्चर का पता चल गया अपने कि ये इसके अंदर क्या है,
इसके आंतरिक संरचना को भी अपन देख लेते हैं कि जो पोलन ग्रेन है उसमें दो तरह की कोशिकाएं होती है, दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, एक वेजिटेटिव जिसको अपन ट्यूब न्यूक्लियाई भी बोलते हैं और एक जनरेटिव। जो जनरेटिव जो है वो अल्टीमेटली किसका निर्माण करेगा, नर युग्मकों का निर्माण करेगा। और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है ये फिर से समसूत्री विभाजन के द्वारा दो मेल न्यूक्लियाई बनाएगा और जो ट्यूब न्यूक्लियाई है उससे इसके अंदर ट्यूब्स का निर्माण होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई जो है। नाउ जब कभी भी ये पोलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन क्रिया के द्वारा किसके ऊपर पहुंचेगा, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा, तो वहां जाकर अंकुरित होगा। और कैसे अंकुरित होगा, जब तक कि इसको स्वयं की प्रजाति के स्टिग्मा नहीं मिल जाती और दोनों के बीच में आपसी संवाद नहीं, मॉलिक्यूलर लेवल पर आपसी संवाद नहीं हो जाए। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल की भी, ताकि उसकी भी पहले संरचना पता चल जाए, फिर अपन देखें इसमें कैसे इंट्रैक्शन होगा। नाउ फिर से बात करते हैं अपन, अभी अपन ने क्या बताया था, फ्लावर के स्ट्रक्चर बताया, जिसमें सबसे अंदर का चक्र क्या होता है, पिस्टिलिया, जिसको अपन जायांग बोलते हैं। और इस जायांग के भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। हिंदी में बोलते हैं किसको, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, इस पूरी जायांग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है इसका, वर्तिकाग्र वाला है, जो इसका सबसे आगे का सिरा होता है, वर्तिकाग्र। और इस वर्तिकाग्र के अंदर ही अपन देखते हैं कि इसकी जो परतें हैं, उन परतों को अगर अपन एनलार्ज करके देखें या माइक्रोस्कोप से देखें, इसका टीएस निकाल के या एलएस निकाल कर, तो वहाँ अपन देखते हैं कि इसकी सबसे बाहरी परत जो होती है उसको अपन बोलते हैं पेलिकल। उसके अंदर की तरफ एक टुकड़ों में विभाजित परत होती है जगह जगह पर, जिसमें अंतराल होता है, इसको अपन बोलते हैं क्यूटिकल। और इसके पीछे की तरफ पेक्टोसेलुलोज की लेयर और सबसे अंदर की तरफ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो ये जो पेलिकल लेयर है, सबसे बाहर की जो पेलिकल लेयर है, इस पेलिकल के अंदर अपन देखते हैं कि एंजाइमेटिक, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक एंजाइमेटिक सब्सटेंस या पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि कंपेटिबल होते हैं किसके, पोलन ग्रेन के अंदर मिलने वाले एंजाइम्स और प्रोटीन के, ताकि दोनों में क्या हो सके, इंटरेक्शन हो सके, दोनों में संवाद हो सके, दोनों में आपसी क्रिया हो सके और दोनों एक दूसरे को पहचान सके। तो ये जो पेलिकल लेयर है, इस पेलिकल लेयर के कारण ही ये क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि प्रकृति में जितने भी पुष्प हैं एंजियोस्पर्मिक, उन सभी की स्टिग्मा के ऊपर कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें रोम जैसी संरचनाएं या पेपिला जैसी संरचनाएं होती है। और इन संरचनाओं से अंदर सीक्रेटरी ग्लैंड्स, ग्रंथिल कोशिकाएं उपस्थित या ग्रंथियां उपस्थित होती है, स्रावी ग्रंथियां, जिसकी वजह से लगातार इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स और प्रोटीनीय पदार्थों का, पॉलीसेक्राइड पदार्थों का, सुक्रोज और अन्य प्रकार की कार्बोहाइड्रेट का लगातार स्त्रवण होता रहता है, जिसकी वजह से ये कैसी होती है, चिपचिपी और गीली रहती है। अब इसका कारण क्या है कि जब कभी भी इसके ऊपर परागकण आएगा तो उसको अंकुरित होने के लिए क्या यहाँ पर इसको सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो जल योजी परत है, प्रोटीन्स की परत है, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ और लिपिड्स वगैरह हैं, जो कि इस पोलन ग्रेन को जो इसके ऊपर आया है उसको अंकुरित करने में सहायता प्रदान करे। लेकिन उससे पहले दोनों के बीच में क्या होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पर इंटरेक्शन होगा। अगर ये कंपेटिबल है पोलन ग्रेन, यानी आने वाला पोलन ग्रेन इसके अनुसार है, ऐसी की प्रजाति का है और वो उसके ऊपर अंकुरित हो सकता है, तो अब ये जो कंपाउंड है वो इसको अंकुरण करने में, यानी पराग कण को अंकुरण करने में सहायता प्रदान करेंगे। यहाँ अपन एक और चीज़ देख लें कि जो स्टिग्मा है वो भी प्रकृति में अपन देखते हैं कई तरीके की मिलती है प्लांट्स के अंदर। जैसे यहाँ अपन देखते हैं इनडिफरेंशिएट प्रकार के, यानी कोई विशेष प्रकार के नहीं, एकदम नलिकाकार जैसी है, या जिसका ऊपर का सिरा एकदम चपटा हो, इसको अपन बोलते हैं ट्रंकेट प्रकार की, या एक पतली सी लाइन जैसा हो, इस तरह से दिखाई देते हैं, इस तरह से, इसको अपन बोलते हैं फिल्लीफॉर्म, या ऊपर की तरफ से गोलाकार हो, इस प्रकार की स्टिग्मा को अपन बोलते हैं कैपिटेट प्रकार की स्टिग्मा, या कोन शेप की हो तो कोन प्रकार की स्टिग्मा, या पालियो में लोब्ड हो,
जैसे अंगुलीनुमा लोब, तो इस प्रकार की स्टिग्मा को बोलेंगे अपन लोब्ड स्टिग्मा। इसी तरह से अपन देखते हैं कि पोएसिकुल जो है, घास फैमिली जो है, उसके अंदर अपन देखते हैं कि फेदरी यानी कि जैसे पंख होते हैं उस प्रकार के, तो इस प्रकार की स्टिग्मा को अपन क्या बोलेंगे, प्लमोज स्टिग्मा बोलेंगे। इसी तरह से फनल शेप स्टिग्मा हो सकती है, पैलेटोइड यानी पत्ती के आकार की स्टिग्मा हो सकती है ऊपर से, या बीक्ड यानी कि अपन देखते हैं चोंच, छोटी सी चोंच टाइप हो सकती है उसके अंदर, या कुछ सीलिया होते हैं जिसको अपन कॉम्ड लाइक यानी कंगे जैसी, ऊपर से कंगे जैसी, तो कॉम्ड लाइक स्टिग्मा बोल सकते हैं। तो चाहे किसी भी प्रकार की स्टिग्मा हो, किसी भी प्रकार के स्टिग्मा हो, इन सभी के अंदर अपन देखते हैं कि अगर इसको अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इन सब के ऊपर किसी न किसी प्रकार के छोटे पैपिला और रोम जैसी सदस्य संरचनाएं होती है, और इन रोम जैसी संरचनाओं के अंदर सदैव ग्रंथिल या स्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती है, सिक्रेटरी ग्लैंड्स, जिनसे सदैव कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स जो है वो सिक्रेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये वेट या गीली रहती है। स्टिग्मा कैसी रहती है, गीली। कुछ पौधों के अंदर अपन देखते हैं कि स्टिग्मा ड्राई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसमें से स्रावी पदार्थ निकले, लेकिन ड्राई होने के बावजूद भी वहाँ पर कुछ जल योजी प्रोटीन या हाइड्रोफिलिक प्रोटीन की लेयर होती है, जो किसको मदद करती है, जब कभी भी इसके ऊपर कंपैटिबल प्रकार का पोलन ग्रेन आएगा तो उसको सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी ताकि ये उसके ऊपर अंकुरित हो सके, पोलन ग्रेन इसके ऊपर अंकुरित हो सके। नाउ ये तो हो गई स्टिग्मा। देन इसके अंदर की तरफ होती है स्टाइल, और ये वो मार्ग है, वो पैसेज है जिसके द्वारा पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है। तो ये खोखली हो सकती है या भरी हुई हो सकती है, यानी कि कॉम्पैक्ट हो सकती है या खोखली हो सकती है। दो तरह की स्टिग्मा स्टाइल हो सकती है। अगर ये खोखली है तब तो आसानी से पोलन ट्यूब जो है वो सीधे ही गति करती हुई कहाँ तक पहुंच जाएगी, एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाएगी। और अगर ये भरी हुई यानी टिश्यू उसमें फिल है, खोखली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि जो कॉम्पैक्ट प्रकार की स्टाइल है, वर्तिका है, उसके अंदर जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होते हैं, ट्रांसमिशन टिश्यू होते हैं। जिन ट्रांसमिशन टिश्यू से होती हुई, जैसे ये बात करते हैं अपन, यहाँ पर लगातार कोशिकाएं भरी हुई इसके अंदर, तो इनके बीच में जगह जगह पर क्या होता है, ट्रांसमिशन टिश्यू होते हैं, और इन ट्रांसमिशन टिश्यू से होती हुई पोलन ट्यूब जो है वो अल्टीमेटली किसके पास में पहुँचती है, एम्ब्रियो सैक तक पहुँचती है। इसके अलावा भी अपन देखते हैं कि मान लो ये ट्रांसमिशन टिश्यू नहीं भी हो किसी के अंदर, पूर्ण रूप से कॉम्पैक्ट हो, तो वहाँ पर पोलन ट्यूब के द्वारा कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं जो इसके बीच की सेल वॉल को तोड़ देते हैं, जगह जगह से टिश्यू को तोड़ते हुए यानी बेधते हुए, पेनिट्रेट करते हुए अंदर की तरफ गति करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्टाइल वाला पार्ट। देन तीसरा पार्ट क्या है इसका, ओवेरी। और इस ओवेरी के अंदर ही अपन देखते हैं कि ओव्यूल या बीजांड लगे होते हैं। बीजांड की भी स्ट्रक्चर अपन एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट रूप से बता सके हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि इस बीजांड के अंदर ही क्या उपस्थित होता है, एम्ब्रियो सैक उपस्थित होता है। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश दो चीजें होती है, एक कोश और एक पोष। कोश का मतलब होता है कक्ष, पोष का मतलब होता है पोषण। ठीक है ना, इंग्लिश शब्द इसका इजी है, एम्ब्रियो सैक एंड एंडोस्पर्म, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना। तो भ्रूण कोश जो है वो अपने आप में क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अपन देखते हैं कि 8 सेल स्ट्रक्चर होती है, 8 सेल स्ट्रक्चर या 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जिसमें 3 से तो किन कोशिकाओं से क्या बनेगा, एग एपरेटस या अंड उपकरण। 3 कोशिकाओं से बनेगा प्रतिमुखी कोशिकाएं, और 2 कोशिकाएं बीच के अंदर होती है जिसको अपन सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर है। अब ये तो स्ट्रक्चर हो गई किसकी, पोलन और पिस्टिल दोनों की स्ट्रक्चर हो गई। नाउ अपन बात कर रहे हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होगा। तो इसके अब कुछ स्टेप समझ लेते हैं अपन। सबसे पहला स्टेप है अराइवल ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, ऑन स्टिग्मा, यानी कि पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। और ये किसके द्वारा होता है, पॉलिनेशन के द्वारा, पॉलिनेशन या
परागण प्रक्रिया के द्वारा। और परागण के कई सारे मेथड हैं जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें एबायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, बायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं। उन सभी में से किसी एक मेथड के द्वारा परागकण जो है वो किसके ऊपर पहुंचता है, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचता है। नाउ दूसरा स्टेप है हाइड्रेशन ऑफ पोलन वॉल, यानी कि परागकण की भित्ति का हाइड्रेटेड होना या जल योजी होना, ताकि ये अंकुरित हो सके। यानी कि अब इसकी परत जो है वो जल का अवशोषण करती है। और ये कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को मॉलिक्यूलर लेवल पर पहचान जाते हैं। कई बार अपन देखते हैं कि दूसरी प्रजाति के परागकण उसके ऊपर पहुंच जाते हैं, अंकुरित भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है जिसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जल है, जिसकी वजह से अंकुरित तो हो जाते हैं, यानी पोलन ट्यूब तो बन जाती है। लेकिन उसके बाद में अपन देखते हैं कि दोनों को मॉलिक्यूलर सिग्नल एक जैसा नहीं होता है, मिलता नहीं है, और वो अबॉर्ट हो जाता है, यानी कि पोलन ट्यूब आगे नहीं बढ़ती है। तो इसको तो अपन बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। तो वो एक सेपरेट टॉपिक है। नाउ हाइड्रेशन ऑफ पोलन वॉल का क्या हो गया कि जब परागकण इसके ऊपर पहुंचेगा तो वहाँ अगर ये कंपैटिबल है तो क्या करेगा, हाइड्रेशन होगा, यानी कि इसकी पराग भित्ति है वो जल का अवशोषण करेगी। और अब इसकी जो ये ट्यूब न्यूक्लियस है, इस ट्यूब न्यूक्लियस से किसका निर्माण होगा, ट्यूब का निर्माण होगा, और अंदर की तरफ यानी कि अंकुरण होगा। ट्यूब का निर्माण मतलब ट्यूब बनते ही इसको अपन क्या बोलते हैं, परागकण का अंकुरण हो गया। इसमें ट्यूब बन गई तो इसका अपन क्या बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं। देन इसी का स्टेप हो गया कौन सा, जर्मिनेशन, यानी जैसे ही हाइड्रेटेड होगी अब इसका जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, पराग नलिका बनेगी। और ये जो पराग नलिका है ये परागकण के ऊपर उपस्थित जो होल होते हैं, छिद्र होते हैं, उससे तो अब कितने छिद्र इसके ऊपर उपस्थित है परागकण के ऊपर, तो मोनोकॉल्पेट हो सकता है परागकण, डाइकॉल्पेट हो सकता है, ट्राइकॉल्पेट हो सकता है, यानी कि उसके ऊपर उपस्थित छिद्रों के अनुसार। तो अपन देखते हैं कि लगभग जितने छिद्र उसमें सभी में से पराग ट्यूब निकल सकती है, एक से ज़्यादा पराग नलिकाएं भी निकल सकती है, लेकिन मेल न्यूक्लियस जो है वो किसी एक पराग नलिका में ही एंटर करते हैं। देन पेनिट्रेशन, भेदन। अब भेदन का मैंने क्या बताया अभी कि अगर वर्तिका जो है वो खोखली है तो आसानी से पराग नलिका कहाँ तक पहुँच जाती है, ओव्यूल तक पहुँच जाती है। लेकिन अगर पराग नलिका खोखली नहीं है तो ऐसी स्थिति में या तो ट्रांसमिशन ऊतक की सहायता से या फिर एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा पराग नलिका जो है वो इन टिश्यू को बेधती हुई, यानी कि वर्तिका के टिश्यू को बेधती हुई कहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक। जैसे ये यहाँ पर हो, यहाँ से बेधती हुई कहाँ तक पहुँचेगी, इस तरह से एम्ब्रियो सैक तक पहुँचेगी बेधती हुई, इसको अपन बोलते हैं पेनिट्रेशन। नाउ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब एक बार पेनिट्रेशन हो गया, एक दूसरे को पहचान लिया कि भैया मेरी ही प्रजाति का कंपेटिबल पोलन ग्रेन है, तो उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो स्पोरोफिटिक टिश्यू यानी कि जो वर्तिका है, बीजाणुरूपित ऊतक जो है वर्तिका, वो वर्तिका इसको पोषण प्रदान करती है पराग नलिका को, ताकि इसकी और अधिक अंदर की तरफ क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। क्योंकि एक बार तो पोषण पेनिट्रेशन हो गया, लेकिन इसमें सीमित मात्रा में प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि पोलन ट्यूब बनाने में खर्च हो गया। तो अब इसको और अधिक ग्रोथ करने के लिए कौन सहायता प्रदान करता है, स्टाइल के ऊतक जो है सहायता प्रदान करते हैं, इसको पोषण प्रदान करते हैं, ताकि पोलन ट्यूब अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँच जाए, एम्ब्रियो सैक तक पहुँच जाए। ठीक है। नाउ एक बार पोलन ट्यूब वहाँ तक पहुँच गई, देन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, यानी कि अब ये जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी। और वो कहाँ से एंटर करती है, सामान्यतः सबसे कॉमन जो इसका मार्ग है वो कौन सा है, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार से होती हुई अंदर प्रवेश करती है। और जैसे ही ये इसके पास में पहुंचती है उसी समय अपन देखते हैं मॉलिक्यूलर सिग्नल की वजह से जो अंड उपकरण है एग एपरेटस, उसमें से सहायक कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका नष्ट हो जाती है और उस जगह पर एक मार्ग बनाती है, जिससे ये पोलन ट्यूब अंदर प्रवेश करती है एम्ब्रियो सैक में। और जैसे ही एक बार एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है पोलन ट्यूब, अंदर जाते ही ये क्या हो जाती है, पोलन ट्यूब फट जाती है।
और फटते ही इसके अंदर जो दो न्यूक्लियाई होते हैं, दो न्यूक्लियाई मुक्त हो जाते हैं। वो किस लिए फटते हैं? क्योंकि अंदर की तरफ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जैसे ही अंदर की तरफ ऑक्सीजन की कमी होती है, पोलन ट्यूब अंदर जाते ही फट जाती है और दोनों मेल न्यूक्लियाई जो है वो मुक्त हो जाते हैं। जिसमें से एक मेल न्यूक्लियाई तो एग के साथ में संयुक्त होकर किसका निर्माण करेगा? एम्ब्रियो का। और दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज कर किसका निर्माण करेगा? एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, जो कि बनने वाले एम्ब्रियो या भ्रूण को क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा। तो ये कहलाएगा कौन सा? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की मैंने और काफ़ी बेसिक चीज़ें इसमें समझाई है। अपना जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बनेगा कि इनकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, यानी कि इनका आनुवंशिक आधार क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। कैसे ये स्वयं एक पुष्प जो है हर्माफ्रोडाइट पुष्प या बाइसेक्सुअल पुष्प स्वयं के ही परागकण को नकार देता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो वो एक पूरा का पूरा सेपरेट टॉपिक है जिसको अपन नए वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आगे का जो वीडियो है वो है फर्टिलाइजेशन का, वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो तब तक आप इसको एक बार वापस ध्यान से देखिए वीडियो को, अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए।